गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 चैप्टर्स रिमेनिंग हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 है बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 था, परंतु नए सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो इस यूनिट के अंतर्गत हमको कुछ मौलिक समीकरण पढ़ने हैं जो कि फ्लूइड फ्लो के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला ऊर्जा का जो प्रकार है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टैटिक एनर्जी, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं स्टैटिक ऊर्जा। ये ऊर्जा किसे कहते हैं? जब कोई बॉडी में उसकी स्थिति के आधार पे या अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन जो एनर्जी वो पजेस करता है अपने में बॉडी, उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए शॉर्ट में एक लाइन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, यहाँ एनर्जी वर्ड गड़बड़ हो गया है, गलत हो गया है। तो एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा इन पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो तब भी यही फॉर्मूला था mgh और अब भी यही है। ठीक, तो m जो यहाँ पर है वो है मास, और मास क्या होता है? किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होता है। g जो है वो है ग्रेविटी, जो चेंज नहीं होता है। और हाइट जो है वो है जो बॉडी की जो हाइट है उसके आधार पर होता है ना। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड डेटम एनर्जी। ठीक है, तो डेटम एनर्जी कहिए या पोटेंशियल एनर्जी कहिए या स्टैटिक एनर्जी कहिए, देखिए m और g जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है और हाइट जो होती है वो चेंज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मेन पैरामीटर जो है वो होता है उस बॉडी का हाइट, किस हाइट पे वो मौजूद है। अगर कोई बॉडी ग्राउंड में रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है, तो उसका हाइट कितना हो जाएगा? जमीन से रेफरेंस लाइन से 0 हो जाएगा, तो उस केस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए यह एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन, स्थिति के आधार पर निर्मित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा क्या होती है? किसी भी बॉडी में उसकी वेलोसिटी के कारण या उसकी स्पीड के कारण या उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, इंड्यूस्ड एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्ड का मीनिंग सिमिलर टू वेलोसिटी, सिमिलर टू स्पीड मानेंगे आप। ठीक है, गति का जैसा मीनिंग निकलता है वैसा ही मीनिंग निकलता है काइनेटिक वर्ड का। तो गतिज ऊर्जा नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी बॉडी में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, एनर्जी ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे मास होता है कांस्टेंट, तो जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो किसी बॉडी में जितना ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी 0 है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, नंबर 3 ऊर्जा का जो प्रकार है वो है दाब ऊर्जा या फिर प्रेशर एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइड, जब किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है P अपॉन W, स्मॉल w, और यहाँ पे W है स्पेसिफिक वेट या फिर इसे कहते हैं हम लोग वेट डेंसिटी। जो फर्स्ट यूनिट में हम लोग फ्लूइड इक्वेशंस में बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, ये वही W है यहाँ पर। ठीक है, और अगर टोटल एनर्जी निकालने की बात होगी कहीं पर तो टोटल एनर्जी क्या होगा? ये इन तीनों का सम होगा, प्रेशर एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ये तीनों को आप जब ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो टोटल एनर्जी H इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और प्रेशर एनर्जी P बाई W। तो इस तरह से ये एनर्जी का फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक है। ये 2 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। 2 नंबर में कोई एक पर्टिकुलर चीज पूछे आपसे या 2-2 नंबर करके कुछ चीजें पूछे तो उसमें इन चीजों को इंसर्ट कर सकता है। ठीक है एग्जामिनर, ओके।
तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन ये काफी समय से आप लोग सुनते आ रहे हैं। बर्नौली का प्रमेय हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा, बर्नौली के प्रमेय, और इंग्लिश मीडियम वालों आप लोगों ने सुना होगा बर्नौलीज थ्योरम, है ना, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने इस संबंध में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए बर्नौली का इक्वेशन जो है वो यूलर्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, पहला चीज ये है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूलर्स जो थे वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्हीं के शिष्य थे बर्नौली। ठीक है, तो यूलर्स ने इक्वेशन को बनाया था, काफी दूर तक सॉल्व किया था। थोड़ा सा काम उसके ऊपर बर्नौली ने किया और उसके बाद ये इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से ज्यादा फेमस हुआ। कुछ मॉडिफिकेशन किए थे बर्नौली ने यूलर्स इक्वेशन में, इसीलिए इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह भी कहते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये बेस्ड है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के ऊपर भी यह बेस्ड है। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है ये। इसे कहीं कहीं पे यूलर्स इक्वेशन भी कह देते हैं, या ये यूलर्स इक्वेशन के ऊपर भी बेस्ड है, या फिर इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, या फिर बर्नौलीज इक्वेशन, ये सबसे फेमस नाम है उसका, जनरली इसी नाम से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब बर्नौलीज इक्वेशन को जब हमें प्रतिपादित करना है तो देखिए अजम्पशंस क्या क्या है यहाँ पर। पहला होना चाहिए कि ये जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, पर बहाव में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का गुण होता है किसी भी फ्लूइड का, उसे ही हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए, जहां पर भी जिस भी फ्लो को हम लोग देख रहे हैं वो स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी का मतलब है कि कुछ निश्चित टाइम अंतराल पे अगर देखें, तो सर्टेन टाइम मोमेंट पे अगर हम लोग देखें, तो जो प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की वो चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे उसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड अभी 10 बजे है, तो 10:30 बजे जब हम चेक कर रहे हैं तब भी वो 5 मीटर पर सेकंड ही हमें मिलनी चाहिए, या 4 या 6 नहीं मिलना चाहिए। अगर 4 या 6 कुछ मिल गया या अलग हो गया तो उसे हम अनस्टेडी फ्लो कहेंगे, और अगर वो सेम ही मिलता है तो उसे हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। ओके, नंबर 3 है इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है कि ऐसा फ्लो जो कंप्रेस ना हो, मतलब लिक्विड्स के लिए बात हो रहा है, लिक्विड के लिए यूज होगा ये। और जहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है मतलब जहाँ पे कंप्रेस नहीं हो रहा है फ्लूइड आपका, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही, ऐसा फ्लूइड होना चाहिए, ऐसा फ्लो होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये एक हमने एक बॉडी लिया है। ठीक है, स्मॉल सा एक बॉडी लिया है ये। ठीक है, इस बॉडी में सपोज एक साइड ये पानी के अंदर है। ठीक है, ये पूरा बॉडी जो है ये पानी के अंदर है, तो इसमें सपोज एक साइड से जो फोर्स लग रहा है वो PdA लग रहा है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हिंदी में सुनिए, दाब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर फोर्स का वैल्यू देखें या बल का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल या प्रेशर इंटू एरिया। ओके, अब दूसरे साइड पे हम लोग ये मान रहे हैं कि एक साइड पे जो प्रेशर है उसकी अपेक्षा हम दूसरे साइड पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है मान लेते हैं, तो P के साथ P प्लस DP DA, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए P के साथ अटैच कर दिए DP। D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, D का मतलब होता है डिफरेंस, D का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, छोटा। और अब देखिए इस बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, एंगल बन रहा है इसका लाइन फोर्स लाइन ऑफ एक्शन के साथ, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा एंगल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है बॉडी का DS, टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी का वो है DS। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए W cos थीटा इस तरफ, W sin थीटा इस तरफ, और ये W। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, तो उस हिसाब से अगर देखें तो देखिए मान लीजिए अभी ये बॉडी इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइंड बॉडी को अगर हम सीधा कर दें, इस बॉडी को अगर ऐसा सीधा कर दें तो W क्या हो जाएगा, W ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, है ना, W इंक्लाइंड हो जाएगा, और ये जो दो फोर्सेस हैं वो हॉरिजेंटल हो जाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमको सिर्फ एक फोर्स को तोड़ना पड़ेगा W को।
तो W जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। W को दो पार्ट में तोड़ा हमने, पहले हॉरिजॉन्टल चले तो W cos थीटा मिला, फिर वर्टिकल चले तो W sin थीटा हमें मिला। ठीक है, जब हमने इसको टर्न किया। अब यहाँ पर देखिए, तो जो थीटा एंगल जो बन रहा है ये, ठीक है, थीटा एंगल जो बन रहा है, तो थीटा जो एंगल बन रहा है तो उसका इस साइड का बॉडी जो है उसका लेंथ मान लेते हैं ds है, और नीचे की तरफ जो वर्टिकल लेंथ है उसको मान लेते हैं हाइट से, जमीन से जो इसका हाइट है या जो भी रेफरेंस लाइन है उसका ये जो डिस्टेंस है उसके मान लेते हैं हम लोग dz। ओके, तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो dz बाई ds कर दिए, क्योंकि एंगल बनता है आधार और कर्ण के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से dz का वैल्यू मिल गया हमें ds cos थीटा। तो जब भी जहाँ पे भी जरूरत होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, dz के स्थान पे वहां पे रख सकते हैं, ds cos थीटा को रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, a cylindrical element of cross section dA and length ds is placed in a streamline S। ठीक है, a cylindrical element of cross section dA and length ds is placed in a streamline S। इसका मतलब यह है कि स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है कि अगर पहला फ्लूइड पार्टिकल जिस लाइन से होकर गुजर रहा है, सारे फ्लूइड पार्टिकल्स अगर उसी लाइन को फॉलो करते हैं तो उससे बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन, या फिर धारा रेखीय प्रवाह भी कहते हैं इसे। जब फ्लो एक धारा में होकर बहता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शन मान लिए हैं कि dA इसका एरिया है, dA छोटा एरिया है ये, और लेंथ इसका कितना मान लिए, छोटा एरिया है ये, ds छोटा लेंथ है ये, ds ले लिए। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है PDA जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो में लग रहा है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में लग रहा है P प्लस dP इंटू DA लग रहा है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वेट ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, तो वेट ऑफ द एलिमेंट W इजिकल टू क्या हो जाएगा, mg है ना, इंटू मास इजिकल टू क्या हो जाएगा, W बाई G हो जाएगा। ओके, मास इजिकल टू हो जाएगा W बाई G हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इजिकल टू हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। आप लोग फर्स्ट यूनिट का जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है उसको बार बार बीच बीच में रिमाइंड किया कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बार बार आती रहती है। अब W का जो वैल्यू होता है वो हमने पढ़ा है रो जी होता है, तो यहाँ पे रो जी हमने पुट कर दिया, तो हमें मिल गया रो जी बी। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का इंटू होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह में हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ रख सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया या तो लंबाई चौड़ाई का गुणन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, या फिर ब्रेड्थ हाइट का होता है, या हाइट विड्थ का होता है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई या फिर चौड़ाई ऊंचाई या फिर लंबाई ऊंचाई, इनका इंटू ही होता है आपका एरिया। तो यहाँ पे एरिया का मतलब है कि दो पैरामीटर यहाँ अटैच हो गए हैं, इंटू हो गए हैं, एक पैरामीटर और हमने इंटू करा दिया ds को। ओके, नेक्स्ट वेट डेंसिटी, W इजिकल टू क्या है, यहाँ पर वेट डेंसिटी है, रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। ओके, तो सम ऑफ नेट देख लेते हैं। तो मास इजिकल टू है सम ऑफ F इजिकल टू यहाँ पे क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन है। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन S है। तो AS का जो वैल्यू होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू होता है V इंटू DB बाई DS होता है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे फोर्सेस जो हमें मिले हुए हैं इन सबको हम लोग रखना चालू करते हैं। सम ऑफ FX पहले कर लेते हैं। सम ऑफ FX करेंगे तो देखिए पहला फोर्स है PDA इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको प्लस ले लिया हमने। फिर ये जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया माइनस P प्लस DPTA हो गया। ठीक है, इसके अलावा कौन सा फोर्स है, उसके अलावा देखिए ये फोर्स है W cos थीटा, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस W cos थीटा। W का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख दे रहे हैं रो इंटू जी इंटू DA इंटू DS रख दे रहे हैं। ओके, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू अब हमको ये देखिए ये जो फॉर्मूला है फोर्स इजिकल टू एम ए, तो यहाँ पे अब रखना है हमें वैल्यू को। तो m का वैल्यू क्या होगा, m होता है वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, W इक्वल टू mg। तो m क्या होगा, W बाई जी। तो ये है W, और इसको W बाई जी करेंगे तो जी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा रो DA DS। ठीक है,
तो ये वैल्यू आ गया किसका, आपका मास का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू आ गया, और एस की जगह में हम लोग रख दे रहे हैं वी डी वी बाई डी एस। ओके, फिर यहां देखते हैं, देखिए ये पी डी ए, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पी डी ए और ये माइनस जब इस खुलेगा ब्रैकेट के बाहर तो माइनस पी डी ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस डी पी डी ए बचेगा यहाँ। फिर यहाँ पे देखिए रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा है, तो यहाँ डी जेड का वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं, डी एस कॉस थीटा है, तो डी एस कॉस थीटा की जगह में हम लोग यहाँ पर डी जेड रख दे रहे हैं, तो हमको मिल रहा है रो जी डी जेड डी ए। ठीक है, और ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रखे तो डी एस कट गए यहाँ पर। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज डी ए यहाँ पर भी कॉमन है, डी ए यहाँ पर भी कॉमन है, डी ए यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये तीनों भी यहाँ पे कट गए। ओके, तो फिर आपके पास बच गया क्या, माइनस डी पी माइनस रो जी डी जेड इक्वल टू रो डी वी इंटू वी बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन को हमने हटा दिया सबसे, तो इसको या फिर इसको, ये जो टर्म्स है इसको क्या किया हमने, यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो ये हो गया dp प्लस रोजी डी जेड प्लस रोवी डी वी इजिकल टू 0। अब इसी को हम लोग अगर g से डिवाइड कर दें तो मिलेगा dp बाई जी, सॉरी रो से डिवाइड कर दें तो dp बाई रो जी डी जेड और वी डी वी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या, यूलर्स इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया यूलर्स इक्वेशन। और बर्नौली ने क्या किया, बर्नौली ने इसी इक्वेशन को क्या किया, इंटीग्रेशन किया। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेट हुआ, ये इंटीग्रेट हुआ, ये इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन होता है तो इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो ये इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब देखिए रो जो है वो यहाँ पर बाहर आ गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में होना है, डीपी के टर्म्स में होना है, परंतु यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या बच जाएगा, पी बच जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है जिसके टर्म्स में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो बच जाता है। यहाँ पे देखिए जी डी जेड, तो जी बाहर आ गया, जी का कोई लेना देना नहीं है जेड से, और डी जेड का इंटीग्रेशन होना था, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो बच गया जेड। और फिर यहाँ पे वी डी वी, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वी के फॉर्म में, तो वी स्क्वायर बाई 2। आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर ऊपर बढ़ता है, वही पावर नीचे आ जाता है, तो वी स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो ये है बर्नौलीज इक्वेशन, यही इक्वेशन आपको एग्जाम में बताना है। ठीक है, बर्नौलीज की इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है, देखिए इन अ स्टडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लो, जो हम लोग पढ़े हैं अजम्पशन में, जो 3 अजम्पशन है, स्टडी, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, वही यहाँ पर लेना है। इन अ स्टडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, किसी स्ट्रीम लाइन में जब है तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये है प्रेशर एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों क्या का सम होगा, कांस्टेंट होगा। कब के लिए, जब फ्लो हो स्ट्रीमलाइन में और स्टडी हो, इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। अब देखिए यहाँ पर p बाई रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये जो टर्म्स है इसको बोलते हैं एनर्जी बाई मास कहते हैं। ठीक है, अगर इसी में हम लोग g का इंटू कर दें इसके बटे में या इसके डिवाइड में, तो देखिए यहाँ पे p बाई रो जी हो जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, यहाँ g करेंगे तो जी कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा। तो ये क्या हो गया, एनर्जी बाई मास इंटू जी, मास इंटू जी, मास इंटू जी क्या हो जाएगा, मास इंटू जी हो जाता है वेट हो जाता है। तो यहाँ पर p बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं, इसको रो जी को हम लोग स्मॉल w लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया एनर्जी बाई वेट। तो एनर्जी बाई वेट जो होता है तो उसको हम लोग हेड लिख सकते हैं, जैसे इसको प्रेशर एनर्जी लिख रहे थे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर हेड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोल रहे थे तो इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी हेड बोल सकते हैं। इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे तो इसको डेटम या पोटेंशियल एनर्जी हेड बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है p बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, ये जो है ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एनर्जी बाई वेट के टर्म्स में, हेड के टर्म्स में, ऊंचाई के टर्म्स में। ठीक है, और जब एनर्जी के टर्म्स में बोलेगा तो इसको यूज कीजिए p बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड यूज कीजिए। जब हेड के टर्म्स में यूज करना है तो p बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड को यूज कीजिए। और इसके अलावा एक जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पे कहीं कहीं पे क्वेश्चन में दिया होता है पीजोमेट्रिक हेड। तो पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड होता है प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी हेड, इन दोनों को अगर आप जब सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको पीजोमेट्रिक हेड मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका बर्नौलीज इक्वेशन।
जो आज हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आज के लेक्चर में हम इन दो टॉपिक्स को हमने कवर किया है। कल के लेक्चर में हम बर्नौलीज इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स हम समझेंगे, ठीक है। तो और बाकी के न्यूमेरिकल्स को आप अपने से क्यूबी से सॉल्व करेंगे, या जो भी डाउट होगा मुझसे कंसल्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लर्निंग एंड वॉचिंग, and get ready for next numerical session. Thank you.